वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के द्वारा पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी अर्थशास्त्र का जो सिलेबस पाठ्यक्रम जारी किया गया है 27 मार्च 2023 को, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पिछला जो सिलेबस था, पिछली जो भर्तियां हुई थी, उसमें जो सिलेबस था वो पूरा डिटेल में था, मतलब उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सारा वो डिटेल में था। लेकिन अभी 2023 में जो ये जारी किया गया है पाठ्यक्रम सिलेबस, तो इसके अंतर्गत कुछ मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे उसको आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक एक करके हम सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आपका लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था का ढांचा और राष्ट्रीय आय का लेखाकरण। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम मुख्य रूप से देखें, मुख्य रूप से आपको जो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, आर्थिक प्रणाली के जो प्रकार होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में राष्ट्रीय आय के बारे में आपको जो नई अवधारणाएं जारी की गई हैं 2015-16 के बाद में, वो आपको देखनी है। और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, चाहे वो जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे इनको जो गणना की जाती हैं, वो सारे आपको देखने हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन सी विधियां हैं वो भी आपको देखना है। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय मापने में जो परिवर्तन हुए हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड जो कैलकुलेट किया जाता है आज के टाइम में बेसिक प्राइस के ऊपर, तो ये जो सारी नवीन अवधारणाएं हैं राष्ट्रीय आय की, जो 2015-16 के बाद में भारत में प्रचलन में आई हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है। सेकंड जो टॉपिक आपको देखना है, उसमें आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिक चॉइस की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आपका जो उत्पादन संभावना वक्र विश्लेषण है, पीपीसी कर्व का जो टॉपिक है, वो सारा आपको देखना होगा। उपभोक्ता व्यवहार की अगर हम बात करें, तो उपभोक्ता व्यवहार जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, उपयोगिता विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण हो गया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसके बाद में कंज्यूमर्स सरप्लस, उपभोक्ता की बचत हो गया, डिमांड, मांग, मांग का नियम हो गया, मांग की लोच हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये सारा आपका उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत आ जाएगा। उत्पादक व्यवहार की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर बिहेवियर की, तो इसके अंतर्गत आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, उत्पादन फलन, जिसमें मुख्य रूप से आपको कोप डगलस उत्पादन फलन पढ़ना है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल, आइसो क्वांट, सम उत्पाद वक्र जो होते हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, लागत, आगम और पूर्ति की जो अवधारणा है, वो सारे आपको यहाँ पे देखने होंगे। ठीक है, ये सारे आपका जो 12th एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, जिसमें आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, उसमें आपको राष्ट्रीय आय का लेखाकरण मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो आपको पहला और दूसरे चैप्टर में मिल जाएंगे। उसके बाद में जो उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप हैं, ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। बाजार के रूप की अगर हम बात करें, तो बाजार के जो विभिन्न प्रकार हैं, पूर्ण प्रतियोगिता हो गया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, एकाधिकार बाजार हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा हो गया, ओलिगोपोली, अल्पाधिकार बाजार हो गया, ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। इसके साथ में जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कीमत विभेद होता है, और थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो जो गेम थ्योरी है, खेल सिद्धांत है, वो भी आप देख सकते हैं, और डिओपोली के बारे में आप देख सकते हैं। तो ये जो बाजार के विभिन्न रूप हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक अगर हम देखें, इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में है, निवेश संबंधी निर्णय और आय एवं रोजगार का निर्धारण है। तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, और इसके अंतर्गत आपके गुणक हो गया, जैसे मल्टीप्लायर, एक्सीलरेटर, त्वरक हो गया, कंजप्शन फंक्शन हो गया, उपभोग फलन, जिसमें आप एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गया, औसत बचत प्रवृत्ति हो गया, एपीएस, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ में जो निवेश की मुख्य अवधारणा है,
जो किन्स के द्वारा दी गई हैं, मुख्य रूप से MEC पूंजी की सीमांत क्षमता और निवेश की सीमांत क्षमता MEI, ये जो अवधारणा है वो आपको देखनी होगी। साथ ही साथ निवेश के प्रकार आप पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसमें ऑटोनोमस हो गया, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो गया, स्वायत्त और प्रेरित निवेश हो गया, सार्वजनिक और निजी निवेश हो गया, ग्रोस और नेट, सकल और शुद्ध निवेश हो गया। तो ये सारी अवधारणा आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ में आय एवं रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी है, और किन्स की जो थ्योरी है, किन्स का आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है, इफेक्टिव डिमांड जो थ्योरी है, प्रभावी मांग का जो सिद्धांत है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र वाला जो पार्ट है, इसके लिए जो NCERT की बुक है 12th क्लास में, व्यष्टि और समष्टि, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ HL आहूजा की जो बुक आती हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की भी आती हैं, समष्टि की भी आती हैं, ML झिंगन की आती हैं, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखिए, आय वितरण वृद्धि के समग्र आर्थिक प्रतिरूप, मतलब ये आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, उससे संबंधित टॉपिक हमको दे रखा है। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के कौन कौन से माप होते हैं, जैसे कि GNP हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, PCI हो गया, इसके कौन कौन से सूचक हैं, जिसमें PQLI हो गया, SDI हो गया, मानव विकास सूचकांक, ये आप थोड़े थोड़े देख सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक विकास और आय वितरण के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जिसका अध्ययन हम कुजनेट्स परिकल्पना के द्वारा करते हैं। कुजनेट्स जो हाइपोथेसिस हैं, गिन्नी कोफिशिएंट हो गया, गिन्नी गुणांक हो गया, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और विकास की जो अवधारणा है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, बैंक व्यवस्था। और बैंक व्यवस्था में मुख्य रूप से जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, वहां पे केंद्रीय बैंक की जो भूमिका होती है, केंद्रीय बैंक जो होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, वो किस प्रकार से शाख का नियंत्रण करता है। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, तो केंद्रीय बैंक के रूप में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके कौन कौन से कार्य हैं और वो किस प्रकार से शाख पर नियंत्रण करता है। शाख नियंत्रण के कौन कौन से साधन, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, ये सारा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ में शाख संबंधी जो नीतियां होती हैं, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण कैसे करता है, उसकी दो विधियां हैं, परिमाणात्मक है क्वांटिटेटिव, और दूसरी है गुणात्मक क्वालिटेटिव। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक की जो मुख्य भूमिका है, कार्य है, शाख संबंधी इसकी जो नीतियां हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ में विशेष संदर्भ में, क्योंकि ये झारखंड का एग्जाम है, इसलिए झारखंड के संदर्भ में जो कॉमर्शियल बैंक के, वाणिज्यिक बैंक के कौन कौन से क्रियाकलाप है उनके, वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पब्लिक फाइनेंस का है, जिसके अंतर्गत आपको करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो टैक्सेशन है, टैक्स हैं, उससे संबंधित आप थोड़ी बहुत थ्योरी देख सकते हैं, जो सिद्धांत है। प्रकार में अगर हम देखें, तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, उसके उदाहरण आपको देखने पड़ेंगे। अप्रत्यक्ष करों में हम किन किन को सम्मिलित करते हैं, साथ ही साथ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। फिर प्रगतिशील कर हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी रिग्रेसिव टैक्स हो गया, अनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया, और मुख्य रूप से वर्तमान में जो टैक्स चल रहा है GST, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और बजट के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से जैसे जेंडर बजट हो गया आपका, जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट प्रणाली है, और राजकोषीय नीति जो फिस्कल पॉलिसी है, उसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, और फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से साधन है। मुख्य रूप से फिस्कल पॉलिसी में 4 साधन आते हैं, सार्वजनिक आय, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हो गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया, ऋण आ गया, डेब्ट, और उसके साथ साथ में जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था, ये सारे उपकरण आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ही जो बजटीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट हो गया आपका, राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, राजस्व घाटा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा क्या होता है, ये सारे आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है,
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो प्रशुल्क पद्धति हैं, टेरिफ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रशुल्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और प्रशुल्क के जो प्रभाव पड़ते हैं आंशिक साम्य के ऊपर, वो आपको देखने। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप जो गैर प्रशुल्क बाधाएं होती हैं, राशिपातन, डंपिंग जो होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में विनिमय दर, एक्सचेंज रेट क्या होती हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से जैसे आपका फिक्स्ड हो गया, स्थिर, परिवर्तनशील हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है, प्रबंधित तरती, जो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। ब्रेटन वुड सिस्टम जो था उस समय, स्वर्णमान प्रणाली थी, गोल्ड, तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पे मेरे हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक होना चाहिए आपका, भुगतान संतुलन का, जिसके अंतर्गत चालू खाता, पूंजी खाता, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको देखना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है भुगतान संतुलन की स्थिति है, घाटे की जो स्थिति होती है वो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी डिटेल में। फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग संस्थान में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे एक तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया IMF, और दूसरा जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। मेन टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पढ़ने। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग संस्थान में मुख्य रूप से IMF और वर्ल्ड बैंक को सम्मिलित किया जाता है, वो आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है, इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी के ज्यादातर टॉपिक को इसमें सम्मिलित किया गया है। ज्यादा जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो इंडियन इकोनॉमी के आएंगे, और इंडियन इकोनॉमी की तैयारी करने के लिए आप जो प्रतियोगिता दर्पण आती है, अर्थव्यवस्था का विशेषांक आता है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भारत सरकार का जो बजट जारी किया जाता है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है लेटेस्ट, बजट हो जाएगा आपका 2023-24 का, और आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा 2022-23 का, तो उसमें से भी आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। इसके अंतर्गत आपको भारतीय अर्थनीति के सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं वो आपको देखने हैं। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो संस्थागत ढांचा है, जो हमारी शासन प्रणाली, वो किस प्रकार की है, संघीय शासन प्रणाली है, और उसकी संरचना क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और जो राष्ट्रीय आय है वर्तमान, ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में हमने पहले टॉपिक देख लिया था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसकी कौन कौन सी अवधारणा है, मापने की विधियां, लेकिन साथ ही साथ भारत के संदर्भ में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है लेटेस्ट जो 2022-23 में राष्ट्रीय आय की क्या स्थिति है, इसके अंतर्गत जो विभिन्न सूचक होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, ठीक है, राष्ट्रीय आय हमारी कितनी है, वो आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान होता है राष्ट्रीय आय में, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, उद्योगों का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, करंट प्राइस पर, और जो वर्तमान कीमतें होती, चालू वर्ष की कीमतें, और बेस प्राइस, आधार वर्ष की कीमतों पर, ये आपको देखना पड़ेगा। और इसके जो लेटेस्ट डेटा हैं वो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में सारे मिल जाएंगे। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आपको देखना है वो कृषि उत्पादन के बारे में है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में पूरा आपको देख लेना है। इसके अंतर्गत हम कृषि नीति को सम्मिलित करते हैं। कृषि नीति में बहुत सारी नीति हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 आ जाएगी आपकी। इसके साथ साथ में सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं कृषि के विकास के लिए, जैसे कि संपदा योजना हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, और ई बाजार जो आपका है कृषि का, जिसको हम ई नाम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपका ई कृषि बाजार हो गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो गई है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC हो गया। इस प्रकार की जो कृषि से संबंधित नीतियां हैं वो आपको देखनी होगी। साथ ही साथ भूमि सुधार के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं अर्थव्यवस्था में, नई नई मशीनों का जो प्रयोग किया जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है कृषि उत्पादन के ऊपर, और कृषि क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र से क्या संबंध है वो आपको पढ़ना होगा। तो कृषि उत्पादन आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद में जो औद्योगिक उत्पादन है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। उद्योगों को, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, विभिन्न जो औद्योगिक नीतियां हैं, मुख्य रूप से प्रथम जो औद्योगिक नीति आई थी वो 1948 में आई थी, उसके बाद में दूसरी आई थी 1956 में। इस तरीके से कुल 6 औद्योगिक नीति आई हैं, और जो
1991 की औद्योगिक नीति है उसको भी आपको अच्छे से करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी, कौन कौन से उपाय अपनाए गए थे, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। 1991 की जो उदारीकरण की नीति है जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं वो आपको देखना होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या योगदान है औद्योगिक उत्पादन में। फिर जो औद्योगिक उत्पादन है उसका भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण किस प्रकार से है। और फिर एकाधिकारी प्रथा का नियंत्रण करने के लिए जो एक्ट आया है एमआरटीपी एक्ट 2003 का जो एमआरटीपी एक्ट है वो आपको देखना होगा। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी जो नीतियां हैं। इसमें जैसे आप देख लो बहुत सारी नीतियां अपनाई गई हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो देखनी है। और कृषि उत्पादन के संदर्भ में आपको हरित क्रांति के बारे में भी देखना होगा। फिर उसके बाद में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके अंतर्गत हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या अर्थ है, उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। उसके बाद में बजट की प्रवृत्तियां, अभी का जो लेटेस्ट बजट है उसमें सरकार ने किन किन क्षेत्रों के ऊपर कितना व्यय किया है, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च करेगी सरकार, तो वो सारा आपको यहाँ पे बजट की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें आपको देखना है। राजकोषीय घाटे की क्या स्थिति है, अगले वर्ष के लिए क्या अनुमान लगाए गए हैं राजकोषीय घाटे के बारे में, तो ये सारी प्रवृत्तियां आपको भारत का जो बजट है 2023-24 उससे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में मुद्रा और साख प्रवृत्तियां और नीति, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जो भारत में बैंकिंग व्यवस्थाएं काम में कर रही हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक आपका विदेशी व्यापार के बारे में है। विदेशी व्यापार की क्या संरचना है, क्या दिशा है, मतलब कि भारत के द्वारा प्रमुख रूप से किन वस्तुओं का आयात किया जाता है, किन वस्तुओं का प्रमुख रूप से निर्यात किया जाता है, विदेशी पूंजी के प्रवाह की क्या स्थिति है, मतलब एफडीआई हो गया आपका, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, कितना है, पहले कितना था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। और एक अभी लेटेस्ट जो आया है विदेशी व्यापार की जो एक नई नीति आई है, नई विदेश व्यापार नीति 2023 को भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपका ये अदायगी कोष का मतलब वही हो जाएगा हमारा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं स्वतंत्रता से लेकर अभी तक वो सारे आपको देखने होंगे। उसके बाद में भारतीय योजना जो प्लानिंग हो गई है, 12 पंचवर्षीय योजना आई है, ठीक है, 1951 से लेकर अंतिम पंचवर्षीय योजना थी आपकी 2017 तक। तो ये विभिन्न जो पंचवर्षीय योजना थी इनके कौन कौन से उद्देश्य हैं, इनकी कौन कौन सी व्यू रचना रही है, कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं इन पंचवर्षीय योजनाओं के, अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के क्या उद्देश्य रहे हैं, इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और 2017 के बाद में जो नीति आयोग स्थापित हो गया है योजना आयोग के स्थान पर, तो इस नीति आयोग के बारे में आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। फिर अंतिम जो टॉपिक आपका इसमें है वो झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में है, ठीक है। झारखंड का जो आपका आर्थिक सर्वे आया होगा 2022-23 वाला वो आप इसके लिए देख सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से आपको झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्या स्थान उनका, आर्थिक विकास के मार्ग में राज्य की अर्थव्यवस्था जो है झारखंड की उसमें कौन कौन सी समस्या आती है, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, और झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या क्या है, उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई गई हैं वो आपको देखना है। और भूमि सुधार कार्यक्रम जो चलाए गए हैं सरकार के द्वारा उसकी प्रगति क्या रही है, तो ये आपको झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में देखना है। बुक्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो आप देख सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, इसमें आप एच.एल. आहूजा की बुक हो गई, एम.एल. झिंगन की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस हो गया, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र हैं, ठीक है, थोड़े बहुत टॉपिक आपके हैं तो ये आप किसी भी बुक से देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम देखें तो किसी राइटर की बुक आपके पास में जो वो देख लीजिए। और साथ साथ में जो लेटेस्ट डेटा आपको हैं वो भारत के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से मिल जाएंगे, ठीक है। नई बुक जो आती हैं वो आप देख के परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो प्रतियोगिता दर्पण आती है, जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसको आप देख सकते हैं। और फिर झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए आप झारखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो आशा है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी।